772 पर ये काशी टेलीविज़न है। काशी टेलीविज़न आपकी सेवा में इंग्लैंड से टेलीकास्ट करता है और हम हिल टॉप बर्मिंघम से बोल रहे हैं। आपकी सेवा में हफ्तावार प्रोग्राम तहजीब अब पेश किया जाएगा। हर हफ्ते की तरह शुक्रवार के दिन तहजीब प्रोग्राम में हम दो भाई आपकी सेवा में हाजिर रहते हैं। कैमरे के पीछे विजय मोमी जी, जो कि यकीनन दुनिया के सबसे अच्छे फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर हैं। उसके बाद मैं कैमरे के सामने आपकी सेवा में हाजिर रहता हूँ और हम दोनों भाई किस तरह से 1 घंटे के समय को 1 मिनट में पास करवा सकते हैं, ये आप ये प्रोग्राम देखकर ही समझ सकेंगे। इस प्रोग्राम को आप 772 पर देखते हैं, इस प्रोग्राम को आप YouTube पर भी देखते हैं, इस प्रोग्राम को आप Facebook पर भी देखते हैं। और Facebook पर देखने के लिए और विजय मोमी जी ने जो मेरी और तस्वीरें खींची हैं उनको देखने के लिए आप दोस्ती कीजिए ना। विक्की गिल मेरा नाम है, Facebook पर VICKYGILL। और सभी लोगों को जुम्मा मुबारक। आज शुक्रवार का मुकद्दस दिन है। वैसे तो अल्लाह के बनाए हर दिन ही मुकद्दस है, लेकिन ये दिन थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अब दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है, दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, मैं आपको क्या बताऊं। स्कॉटलैंड में आपको मालूम है कि कितनी दुनिया ड्रग्स ले लेकर मर रही है और ये बहुत दुख की बात है। और इस बात की हमें खुशी है कि हमारे लड़कों में कम से कम ये गुण अभी नहीं आया है, मगर इतना भी नहीं है कि लेके मर जाए। फिर उसके बाद आय हाय शिल्पा शेट्टी, उनके साथ मेरा पुराना कनेक्शन है। शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड कुंद्रा साहब ब्लू फिल्में बनाते हुए पकड़े गए और अब भारत की किसी जेल में हैं। और बड़े ही दुख की बात है कि इतना पैसा होने के बावजूद भी ये काम करने की नौबत आ गई। असली में आप किसी को बताना मत। कुंद्रा साहब का मुझे भी टेलीफोन आया था, कह रहे थे किसी फिल्म में ही काम कर लो। तो मैंने सोचा आजकल बैटरी की कारें लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो चलो एक आधी कर ही लो। फिर उन्होंने कहा कि तुम दोनों आ जाओ। मैं कहा दोनों कौन? कहने लगे विजय मोमी। मैं कहा वो किस लिए? कहने लगे कि जी वो तो तुम्हारी वीडियो बनाएगा और तुम उसके आगे काम करना। तो मैं कहा ना 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 ना, उनके आगे तो मुझे शर्म आएगी। एक ही तो ऐसा रिस्पेक्टेबल आदमी है जिसको मैं जानता हूँ, जिसके आगे मैंने सारे काम नहीं करके दिखाए हुए, वरना आपने तो बहुत कुछ देखा है। और एक तरफ दुनिया में इतना कुछ चल रहा है, लेकिन हम ये सारी चीज़ों को खींच कर वापस आते हैं और वापस आकर हम चलते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरफ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जब नाम आता है तो हम सभी लोग सोच लेते हैं कि ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ सॉलिड ही आ रहा होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि लड़कियों को आप हाथ में कलम पकड़ाएं तो वो फ्यूचर का भी सोच सकती हैं और उसके साथ वो उन्होंने कहा था, मैं आपको अब बताता हूँ, कहा था बेटियों के हाथों की सुंदरता बढ़ाने के लिए उन्हें चूड़ियाँ नहीं कलम दीजिए, जिससे वो अपना हाथ नहीं बल्कि भविष्य को संवार सके। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के शब्द हैं। जय भीम। और अब इसी खुशी एक बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात यह है कि आज हमारे पास एक बहुत बड़ी राइटर हैं और ये सिर्फ एक राइटर ही नहीं है, इन्होंने हज़ारों लेडीज़ की ज़िंदगी को संवारा है, उनके दुखों को समझा है, उनको पावरफुल बनाने के लिए विमेन एम्पावरमेंट का ये काम करती हैं। मतलब कि इनकी इतनी तारीफ़ें हैं कि वो सारी की सारी मैं आपके सामने कर नहीं सकता, क्योंकि मुनासिब से अल्फाज ही नहीं मुझे मिलेंगे जो मैं रितु जी के बारे में करूं। रितु जी आज मेरे साथ बैठी हैं, आज से बरस पहले भी ये मेरे साथ होती थी और तब से मैं इनसे इंस्पायर हुआ हूँ और बार बार मैं इनसे बहुत सी बातें पूछता हूँ जो कि मैं खुद करना चाहता हूँ, लेकिन वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। ये बड़े लोग होते ही इस तरह के हैं, हम इनके जैसे नहीं बन सकते, हम इनके पद चिन्हों पर ज़रूर चलने की कोशिश कर सकते हैं। रितु जी, वेरी वेलकम ऑन काशी टेलीविजन। वेरी गुड आफ्टरनून। नमस्कार। नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून। थैंक यू वेरी मच। विकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी। अभी तो मैं शुरू ही नहीं हुआ। अच्छा, नहीं पर थैंक यू सो मच। और जो भीमराव अंबेडकर के आपने वर्ड्स अभी शेयर किए हैं, बहुत ब्यूटीफुल वर्ड्स हैं। कलम है हाथ में, चूड़ियाँ नहीं है, ये ब्रेसलेट है, बाकी क्या देते हैं। ब्रेसलेट है, कलम है हाथ में। कलम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि राइटर हैं, कलम का मतलब है कि आप एजुकेटेड हैं। yes. कलम का मतलब है कि आप खुद को जानते हैं और खुद के थ्रू आप दुनिया को जानते हैं। yes. आपके पास पर्सनल पावर है। yes. कलम का मतलब ये है। एब्सोल्युटली या। और हम लोग डेफिनेटली कमल हैं।
हम हैं, मैं तो अपने आप को समझता हूँ, हमारे आसपास बहुत सा कीचड़ है और हमें समझने के लिए उस कीचड़ में से होकर आना पड़ता है। बहुत से लोग कीचड़ से डरते हैं, हाय कपड़े गंदे हो जाएंगे, इस वजह से सारी ज़िंदगी उनको कमल मिलते ही नहीं। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे राइटिंग की। आप में से बहुत से लोग हैं जो कि लिखना चाहते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि लिख रहे हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कभी उस लिखने को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और एक बहुत बड़ी लेखिका अमृता प्रीतम, उनके कहने के हिसाब से एक किताब का लिखना प्रसव पीड़ा के बराबर है। और आपको याद होगा कुछ ही हफ्ते पहले की बात है, जो बेडफोर्ड से तरसेम जी आते हैं, उन्होंने कहा था कि मैं लिखना चाहता हूँ और मैं लिखना सीखना चाहता हूँ। तो मैं तो उनको लिखना नहीं सिखा सकूँगा, इसलिए मैं रितु जी को लेकर आया हूँ। ये उन सब लोगों को गाइडेंस भी देंगी जो लोग लिखना चाहते हैं और कैसे उसको कंपाइल करना है, किस तरह से पब्लिशर्स के पास जाना है, किस तरह से कहानियों को ढूंढना है, किस तरह से इतनी मोटी किताब लिखनी है जैसे कि इन्होंने लिखी है। इतनी मोटी किताब है भगवान, इसको तो पढ़ते हुए भी मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। अब आज का टेलीफोन नंबर भी सेम रहेगा, अगर आपने कोई बात पूछनी हो 030077022246। रितु जी, ये इतना कुछ अपनी छोटी सी उम्र में आपने कैसे कर लिया? हमें तो बहुत छोटी उम्र में ही रोग लग गया था। कौन सा वाला? इश्क का रोग। अच्छा, सही है, वो भी अच्छा है। मेरा इश्क पब्लिक से हो गया था, इसलिए मैं खुद को पब्लिक की अमानत मानता हूँ। बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ऐसा है विकी जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे पोजीशन किया एज ए राइटर। मैं प्रोफेशनल राइटर नहीं हूँ, लेकिन राइटिंग जो है वो एक पार्ट है जो पूरी जर्नी है उसका। मैं बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हूँ, जो लेडीज़ पर्सनली या प्रोफेशनली खुद को डेवलप करना चाहती हैं किसी भी स्टैंड से, वो उनकी स्पीकिंग एबिलिटीज़ हो, वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हो, वो उनका बिजनेस एबिलिटीज़ जो है उनको ज़्यादा वो पॉलिश करना चाहती हों, वो कुछ भी ऐसा करना चाहती हों जिससे उनकी बेहतरी हो। तो वो सिर्फ पर्सनल डेवलपमेंट भी हो सकती है, जैसे अगर कोई अपनी सिचुएशन में स्टक है और उनको वो जानते हैं कि उनको बाहर निकलना है, इनफ इज़ इनफ, लेकिन उनके पास वो पर्सनल पावर वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो मैं उनको उसमें हेल्प करती हूँ। और ये जो जर्नी है राइटर की, ये उसका पार्ट है, ये वो बड़ी जर्नी का छोटा पार्ट है। एक कुछ भी समझ नहीं आया, इतने बड़े बड़े महानुभाव जब पास बैठे तो इनकी बातें वैसे तो सरल होती हैं मगर समझनी बहुत मुश्किल होती है। विमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, आप आसान लफ्ज़ों में बताइए। ठीक है, मैं एम्पावरमेंट अगर उसको हिंदी में बोलें तो वो सशक्तिकरण है, शक्तिकरण, सशक्तिकरण। और उसका सिर्फ ये मतलब है कि आप एम्पावरमेंट जो है, विमेन एम्पावरमेंट स्पेशली विकी, उसमें अभी भी एक नेगेटिव कॉनोटेशन है, क्योंकि जब आप विमेन एम्पावरमेंट कहते हैं ना तो लोगों को ऐसे लगता है बहुत लड़ाकू झगड़ालू टाइप की औरतें मोर्चे निकाल रही हैं, स्लोगन्स शाउट कर रही हैं और मर्दों के खिलाफ हैं, जबकि ये बहुत गलत इमेज है एम्पावरमेंट की। अगर आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ ये है कि आप खुद को और अपने राइट्स को जानते हैं, आपको अपने हकों के बारे में पता है और आपको खुद के बारे में पता है। मतलब आप घरों में जाके आंदोलन नहीं करती? हम कहीं भी जाके आंदोलन नहीं करते हैं, आंदोलन जो है वो खुद से है, राइट। चेंज जो है वो खुद में है, एम्पावरमेंट जो है वो खुद की है जी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हाँ, फाइनली इवेंचुअली हम चाहेंगे कि सब जगह इक्वल पे हो, सब जगह इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो, इक्वल राइट्स हो, सब कुछ इक्वालिटी में हो। और जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि औरतें मर्दों से बेहतर हैं, बिल्कुल ये बात नहीं हो रही है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि मर्द और औरत बिल्कुल सेम है, क्योंकि नहीं है। नहीं। हम नेचर को कैसे डिनाई करते हैं, है ना। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि मर्दों को और औरतों को, लड़कों को और लड़कियों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, कि जो मौका आप अपने बेटे को दोगे वही सेम मौका, वही अपॉर्चुनिटी, वही चॉइस आप अपनी बेटी को भी दीजिए। ये एम्पावरमेंट है। इसमें किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, इसमें किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, मर्दों से नफ़रत नहीं है। मर्दों से हम कैसे नफ़रत करेंगे? हमारे बाप हैं, भाई हैं, बेटे हैं, हस्बैंड्स हैं, नफ़रत करके गुजारा कैसे होगा? कुशल्या कौन थी? कौशल्या देवी मेरी दादी थी, और मेरी दादी की स्टोरी बड़ी एम्पावरिंग है। वो सिर्फ 32 इयर्स की थी विक्की जब मेरे दादाजी की डेथ हो गई। आई एम सॉरी। तो मेरे डैड सिर्फ 16 साल के थे तब। पुराने ज़माने में लड़कियों की शादी बहुत जल्दी हो जाती थी, तो वो 16 की थी जब उनकी 16 तो ओल्ड थी। मेरी नानी की शादी 4 साल की थी तब हुई थी। वाह
और उन्हीं में से उसी आदमी से 7 मेरे मामा मासियाँ भी हुए थे। ब्रिलियंट। एनीवेज, तो जब वो 32 इयर्स की थी तो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई और उनके पास 7 बच्चे थे और वो पढ़ी लिखी नहीं थी उस ज़माने में, और अमृतसर की बात है, पंजाब की, पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई इनकम सोर्स नहीं था, तो उन्होंने बहुत तकलीफ़ें झेली और बहुत मुश्किलों में उन्होंने अपने बच्चों को पाला। तो ऑब्वियसली मेरे डैड जो थे, ही बिकेम द मैन ऑफ द हाउस एट 16। तो ऑल्दो मेरे डैड की जर्नी बहुत एम्पावरिंग, फुल ऑफ स्ट्रगल्स एंड टर्मोइल्स, और बड़ी सेल्फ मेड मिलियनेयर थे इवेंचुअली, थैंक्स टू गॉड, लेकिन मेरी दादी का उनको जो सपोर्ट था और जो ठहराव था उनमें, और जब मैं खुद 32 इयर्स की हुई विकी, तो मुझे तब समझ में आया कि 32 इयर्स में आप अकेले रह गए इतने छोटे बच्चों के साथ। मेरे सबसे छोटे जो चाचा थे वो सिर्फ 2 साल के थे। तो और जो सोसाइटी है एट लार्ज, इंडियन सोसाइटी, और आप सहमत होंगे इससे कि वो बहुत कंपैशनेट नहीं है, वो बहुत एम्पैथेटिक नहीं है, और विडोज तो उस जमाने में कितना श्राप समझा जाता था। एग्जैक्टली, उनका चेहरा भी देखना बुरा माना। मेरी दादी ने पूरी ज़िंदगी कलर्ड कपड़े नहीं पहने, उन्होंने हमेशा पूरी लाइफ, जब तक वो शी पास्ड अवे, उन्होंने वाइट दुपट्टे के साथ। तो मैं जब 32 की हुई तो मुझे ये समझ में आया कि सिर्फ कलर को सैक्रिफाइस कर देना कितना बड़ा सैक्रिफाइस है एट 32, और 32 से लेके 80 समथिंग के होके गुजरना और वही रहना जहाँ आप 32 के थे। सिर्फ माँ बन गई, वो घर की बड़ी बन गई, दादी बन गई। तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर थी, और वो बहुत लविंग थी, बहुत अफेक्शनेट थी। तो उनकी लाइफ को देखते हुए आपने दूसरों की लाइफ में इम्प्रूवमेंट करने की सोची? तो उनकी लाइफ ऐसी थी, तो जैसे भगवान ने जिम्मेदारी लगाई होती है, तो फिर मेरे डैड की लाइफ स्ट्रगल्स वाली थी, फिर मैं यहाँ आ गई, मेरी लाइफ भी बहुत स्ट्रगल्स वाली थी। तो जब मेरी मॉम एक मुहावरा बोलती थी पंजाबी में, वो ऐसे है कि जदों तक अपने पिंडे चुंडी ना वड्डी जाए, पीड़ पता नहीं लगती कितना नहीं होंदी। तो जब मैं अपनी स्ट्रगल से गुजरी, तब मुझे समझ में आया, व्हेन आई लुक्ड बैक, कि मेरी दादी को कितनी स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ी होंगी और मेरे डैड को कितनी स्ट्रगल्स फेस कर, तो मुझे उनकी जर्नी तब समझ में आई। बीइंग अ वुमन, पहला फेज़ यही है विकी, पहले फेज़ में आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर इंसान आपकी प्लाइट का, आपके बुरे टाइम के लिए जिम्मेदार है। आपको जब फर्स्ट वुमन ऐसी मिली जिनको कि आपने देखा और सोचा कि मुझे इसको सपोर्ट करना चाहिए, what happened then and why did you supported her? Number one is that, and secondly, didn't you thought कि if I support her she will sting me back? क्योंकि हम इंडियन लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि आप अगर किसी की मदद करते तो वही बंदा आपको स्टैब करता, ये स्पेशली इन इंग्लैंड। ये नोशन जो है, ये बहुत ज़्यादा हम इसको एनर्जी देते हैं, हम इसको बहुत ज़्यादा मैं इस बात को नहीं मानता, अटेंशन देते हैं। नहीं, ऐसा होता है विकी, लेकिन ये औरत और मर्द का फ़र्क नहीं है, ये इंसान से इंसान का फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतें ये करती हैं, मर्द भी करते हैं, सब कोई भी करेगा। तो औरतों का थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है क्योंकि हम लोग बात ज़्यादा करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा थैंकफुली मेरे साथ नहीं हुआ, क्योंकि जो आप जब किसी का दर्द समझते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ये सोच के काम कर रहे हैं ना कि आप किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, यू डूइंग इट, आई डू व्हाट आई डू फॉर माई ओन साइड। मैं अगर किसी की हेल्प करती हूँ मान लीजिए, और अगर उनको उससे फ़ायदा होता है तो मुझे उसकी खुशी ज़रूर है, लेकिन अगर उसके बाद वो उसको डिनाई कर दें या रिजेक्ट कर दें तो वो उनका स्टैंड है। मैंने अपना काम किया, बाकी भगवान के हाथ। ठीक है, कहिए हरि ओम। ओम शांति। ओम शांति। जी, अब अपार्ट फ्रॉम विजिटिंग टेलीविजन स्टेशंस, आजकल आप क्या कर रही हैं? आजकल मैं अपनी जो मेरी पहली बुक है रिच मैन्स पुअर डॉटर, मैं उसको रीपब्लिश करने की तैयारी कर रही हूँ, रीलॉन्च करने की, और मैं दूसरी बुक लिख रही हूँ रिच मैन्स रिच डॉटर। क्योंकि पहले 40 साल तक मैं रिच मैन्स पुअर डॉटर थी, फिर मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया, अपना काम चेंज किया, और फिर वहाँ से जो जर्नी है वो रिच मैन्स रिच डॉटर की जर्नी है, जो कि अब मैं सेकेंड बुक में लिख रही हूँ। राइट। अच्छा, व्हाई आर यू राइटिंग बुक्स? Storytelling. Because storytelling is an art from a very long time, right from the Hawaiian whoever came down first. ठीक है ना? लेकिन lot of people, especially in England,
इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड उस प्रेरणा का स्रोत। यहाँ कोई है ही नहीं। हमारे अंकल आंटियों को मार के खुद सिर में तेल डाल के मर जाते हैं, ये सी। लेकिन तो ऐसे में जबकि ये कहा जाता है कि आजकल कौन पढ़ता है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वी आर सराउंडेड विद आर इलिटरेट्स एंड जाहिल। तो ऐसे में आप किताबें लिखने की आपको एनर्जी कहाँ से आती है? आप ये जो इमेज है एशियन सोसाइटी की वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। नहीं, तो आपको मेरा पास्ट मालूम है। जी जी, वो ठीक है, वो ठीक है विकी, लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि सब तरह के लोग हैं। अब ये नहीं है कि एशियन कल्चर जो है वो बिल्कुल बुरा है, सब कुछ बुरा है, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे एलिमेंट्स भी हैं जो हम लोगों में हॉस्पिटैलिटी होती है, जो लोग हम लोगों का एक्सेप्टिंग कल्चर है, जो हम लोगों को हेल्पिंग हैंड, फैमिली वैल्यूज़, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन ये जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है ये भी हमारे कल्चर का पार्ट है, और ये इतनी बुरी तरह से इसका पार्ट है कि हम इनको सेपरेट करके नहीं देख सकते। हमें लगता है कि अच्छा एशियन है, घर में तो गालियाँ पड़ती होंगी फिर, विच इज़ मोर और लेस ट्रू। तो स्टोरी टेलिंग जो है, बुक राइटिंग जो है, अच्छा जब मैंने अपनी पहली बुक लिखी थी उसका रीज़न, 2 रीज़न्स थे। एक तो ये कि बाहर से अगर कोई मुझे देखता था तो उसको लगता था प्रोफेशनल है, मैं टीचर थी तो उनको लगता है इंग्लैंड में रहती है, 2 बच्चे हैं बड़े ब्यूटीफुल, गाड़ी है, घर है, सब कुछ ब्यूटीफुल है। तो दे कुड सी ऑन द आउटसाइड एवरीथिंग वाज पिक्चर परफेक्ट, लेकिन उसके पीछे जो कहानी थी वो मैं जानती थी जी। वो जो अब्यूज़ था या टर्मोइल था या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ थे या कुछ भी था, तो वो मैंने एक्सपीरियंस किया था। तो मुझे पता था कि पिक्चर पूरी रोज़ी नहीं है, राइट। तो जब मैंने, तो एक तो ये था कि बाहर से कोई कैसा लग रहा है उसको आप इस बात से जज नहीं कीजिए, और ये नहीं है कि हम लोग बाहर से अच्छे दिख रहे हैं। आज की लेडी जो है, आज की औरत जो है, वो लगता है कि वो पढ़ी लिखी है, जॉब में है, पैसा कमा रही है, तो वो ठीक है। ऐसा नहीं है, कल्चरली फिर भी उस पर इम्पैक्ट होगा। और दूसरा रीज़न मेरा बुक लिखने का ये था कि जब आपको समझ आ जाएं बातें तो आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं, वहीं से जहाँ आप हैं आप वहीं से शुरू कर सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं और अपनी लाइफ को हैप्पियर बना सकते हैं। That's right. But still, inspiration कहाँ से आया? Which was the first writer you read? You thought I would like to write like him or her. तो कॉलेज टाइम में तो पोइट्री बहुत पढ़ी है, शिव कुमार बटालवी को बहुत पढ़ा है, अमृता प्रीतम मैं तो उनसे मिला नहीं हूँ। अच्छा, शिव कुमार बटालवी से? हाँ जी, वो कॉवेंट्री मेरी आंटी के घर आए थे। हमने बताया था, आप छोटे से थे, आपने बताया था। तो शिव कुमार बटालवी को बहुत पढ़ा है, सुरजीत पात्र को बहुत पढ़ा है, अमृता प्रीतम की मैं बहुत फ़ैन हूँ। अमृता प्रीतम के जो उनके साथ रहते थे वो मुझे अपने पट्टों पर यूँ डाल के ना मुझे यूँ मारा करते थे क्योंकि मैं बहुत शरारत करता था। दिल्ली रहते थे, न्यू राजेंद्र नगर। अच्छा। तो मैं और मेरी बुआ जी उनके घर के सामने से रोज़ जाते थे। सही सही। तो सुरजीत पात्र का एक कपलेट है जो हमेशा मेरे साथ रहा। जब मैं मेरे ख्याल से 18, 19, 20 साल की होंगी तब मैंने पढ़ा था, और वो ऐसे है, खाक कर दिंदी है बंदे नू सही मुल दी तलाश, कौन आपे नू उरा उस तो विकन दिंदा है। That you destroy yourself in search of your true value. Who would allow themselves to be sold at a lower rate? Yes. Right? तो एक लड़की जो इंडिया में थी और इंडियन सिस्टम में जकड़ी हुई थी, right? But she had questions in her head and she needed answers. और हम लोगों के बड़ों में क्या होता है ना कि क्योंकि बेचारों के पास आंसर्स नहीं होते हैं तो they become aggressive, they shout at you, they tell you off. मेरे को तो बोल दिया जाता था कमरे से बाहर निकल जाओ, I don't want to talk to you, which is fine. I understand it now, and that is because they did not understand it. One day you will definitely meet with Queen Elizabeth II. She happens to be my auntie. Okay. And उनसे जब क्वीन एलिजाबेथ से मिलते हैं ना तो पहले गाइडेंस दी जाती है, आपको एक कमरे में ले जाकर एक आदमी बताता है जी। वो बताते हैं कि देखो क्वीन के साथ कोई ज़्यादा तुमने कोई बात नहीं करनी, कोई इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन नहीं, बस यस माम हेलो माम कह के बाहर निकले। रीज़न मीन क्वीन एजुकेटेड नहीं है, हाँ वो कभी स्कूल नहीं गई, पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो जब उससे ऐसी बातें पूछी जाती है उसको आगे से जवाब कोई नहीं आता। वो जो भी बोलती हैं वो उनको बताया जाता है कि मैम ये बता दो, तो वो ऐसा फिगर ऑफ अथॉरिटी तो वैसे भी उनको चेक करके बोलना पड़ता है ना, वो पर्सनली कुछ कह भी नहीं सकते ना। वो शी इज नॉट ओके, लेट्स गेट बैक टू द न्यू वुमन। द न्यू वुमन जी, द न्यू वुमन, ये न्यू वुमन में हम क्या पढ़ेंगे?
न्यू वुमन जो है वो 33 लेडीज़ की स्टोरी है, जो कि 5 डिफरेंट कॉन्टिनेंट से हैं, हर किस्म की बैकग्राउंड से हैं, हर किस्म के कल्चर से हैं, हर किस्म के वर्किंग बैकग्राउंड से हैं, रेशियल बैकग्राउंड से हैं। और जो थ्रेड है कॉमन इस बुक में वो ये है विकी कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन है। सारी 33 वुमेन जो हैं वो किसी ना किसी एडवर्सिटी, चैलेंज, टर्मोइल से गुजरी हैं, लेकिन अब वो उससे बाहर आ गई हैं, ऑन द अदर साइड हैं। और बहुत सारी, आई एम वेरी प्राउड टू से दिस, कि बहुत सारी ये जो औरतें हैं ये अब दूसरों को हेल्प कर रही हैं। राइट, दैट्स द ब्यूटी, दैट्स द ब्यूटी। राइट, हीलर्स हैं, कोचेस हैं, कंसल्टेंट्स हैं। ये लेडी जो है ये वोल्सल ब्लैक सिस्टर्स की CEO हैं। ये लेडी जो है ये लेडी जो है ये एक इंडियन एकेडमी चलाती हैं कल्चरल डांसेस की और क्लासिकल डांसेस की। ये लेडी ऑस्ट्रेलिया से हैं और कोच हैं। ये लेडी हीलर हैं। तो बहुत सारी ये जो है ये बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड की लेडीज़ हैं और सब ने कुछ ना कुछ सहा है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ये एक्सपीरियंसेस जो सहने के और दुख के होते हैं ये सिर्फ इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि हम you're a woman, इसका कोई और रीज़न नहीं होता है। What did you say to these women that they came out with their stories? Because थोड़ी देर पहले आपने बहुत सी बातों को ऐसे एडमिट किया जिन बातों को हम इंडियन लोग एडमिट नहीं करते। हम अपना एब्यूज़ एडमिट नहीं करते, हमारे साथ जो भी कुछ हुआ हम उसको एडमिट नहीं करते। हम एक फेक चेहरा बनाते हैं एवरी मॉर्निंग और सारा दिन झूठ बोलते हैं। सही, आपने ये बात सही कही। मैं एक एशियन टीवी पे गई थी पिछले साल और शी वॉज इम्प्रेस्ड विद माई प्रोफाइल, द लेडी जो मुझे इंटरव्यू कर रही थी। और फिर बातों में उन्होंने जब पूछा कि आप क्यों करती हैं ये काम, तो मैंने बताया कि मेरी फेल्ड मैरिज है और मैंने इमोशनल अब्यूज़ और फाइनेंशियल अब्यूज़ एक्सपीरियंस किया है। फिज़िकल अब्यूज़ नहीं था लेकिन इमोशनल अब्यूज़ और फाइनेंशियल अब्यूज़ था और बहुत मैनिपुलेशन थी और कंपैटिबिलिटी नहीं थी और बहुत कुछ समझ में भी नहीं था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हमारी वैल्यूज़ ऐसी होती हैं ना कि हमें ये बोला जाता है छोटे होते से निभाना है, कुछ भी करके अर्थी निकले। और अनफॉर्चुनेटली अभी तक यही है। तो अगर आप अपना सच नहीं बोलेंगे तो वो सच डिफरेंट कैसे होगा अगर आप उसको छुपाते रह रहे हैं हमेशा के लिए। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बाहर आके अपने अब्यूज़ की स्टोरीज सुनाना शुरू कर दीजिए। चेक कीजिए आप सेफ़ हैं, क्या आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मत कीजिए, लेकिन खुद से झूठ नहीं बोलिए। सच बोलने की बात जो है या कुछ भी चेंज लाने की बात जो है वो खुद से स्टार्ट होती है। एम्पावरमेंट की बात जो है वो खुद से स्टार्ट होती है। खुद से झूठ नहीं बोलिए। अगर आप खुश नहीं हैं, अगर आपको बार बार ये फीलिंग है कि आप खुश नहीं हैं, तो आप खुद को ये सिखाने की कोशिश ना कीजिए कि आप खुश हैं। अगर नहीं है तो नहीं है। अगर आप डिफरेंट हैं बाकी लोगों से तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है। अगर आप टैटूज़ लाइक करते हैं, पियर्सिंग्स लाइक करते हैं, आप गे हैं, आप बाइसेक्सुअल हैं या आप ट्रांस हैं या आप कुछ भी हैं, इससे बाहर के किसी इंसान को अगर प्रॉब्लम है आपके साथ रिलेशनशिप रखने में तो वो इंसान ऑथेंटिक नहीं है। अगर कोई प्यार का क्लेम कर रहा है लेकिन वो ये चाहता है कि आप सर्टेन तरीके से जिए तो वो सच में आपको प्यार नहीं करता है। नो। तो वो जो आपकी पहली बुक थी जी, वो सोचते हमारे सवाल जवाब तो चलते ही रहेंगे और पूरे 1 घंटे चलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी पीछे रहें। आप अगर कोई बुक लिखना चाहते हैं, आपने कभी किसी को सपोर्ट किया था अपार्ट फ्रॉम दैट कि या फिर आपको कोई ऐसा पत्थर किस्मत में पड़ गया था जिसके लिए आपने सब कुछ किया और वो सारा कुछ हूंज के चला गया, या आप कुछ लिखना चाहते हैं लेकिन शुरुआत कैसे करनी है ये पता नहीं लग रहा और दिमाग में तरह तरह की बातें आती हैं, 90-70 पेज लिख लिए फिर उनको फाड़ के फेंक दिया, दोबारा शुरू करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? ऋतु जी से बातचीत कर सकते हैं। 0300770246 टेलीफोन नंबर है। हिंदी में दोहरा देता हूँ 030007702246। अभी बहुत से लोग कहेंगे 0 नहीं होता, 0 होता है, लेकिन हम ज़्यादातर जो हैं इन्हीं छोटी ईची बीची में ही वक्त गुजार देते हैं, तो बड़े बड़े काम हम नहीं कर सकते। तो आज ऋतु जी से बात करने का मौका है कि आपको बताएंगे कि कैसे लिखें। अगर आपने किसी ने आपको धोखा दिया है तो हम उसको भूल के उस धोखे की जो फीलिंग है उसको अपनी एनर्जी कैसे बना सकते हैं वो भी ये आपको बता देंगे। किसी कमल तक पहुंचना चाहते हैं, रास्ते में कीचड़ है, उस कीचड़ को पार कैसे करना है ये भी आपको बता सकती हैं। अभी तो ये जवान हैं, लेकिन जब ये काफ़ी सालों के बाद भी जवान होगी तो उस वक्त ये
कोई माता बन जाएंगी मैं सोचता हूँ, जैसे अक्सर इंडिया से माताएं आती हैं फिर उनको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जिनका काम है वो करना वो करे, मैं जो कर रही हूँ मुझे लगता है कि मेरे जिम्मे भगवान ने यही काम लगाया है, तो मैं इसमें खुश हूँ। हाँ, माताएं वो नहीं करती, मैं बहुत सी माताओं से मिला, मैंने उनके इंटरव्यू किए हैं, उनकी अपनी जगह, उनकी अपनी जगह। हाँ जी, वो सारा जो जैसी आप बातें करती हैं वैसी बातें करने के बाद ओम शांति करना शुरू कर देती हैं, दैट्स देयर जॉब। मेहमान का स्वागत करते हैं, वेरी वेलकम जी, जय गुरुदेव एंड गुड आफ्टरनून जी। जय गुरुदेव दोनों जणा नु, कैसी हैं? किद्दां बिक्के तो ठीक है? चरण कौर जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, सत श्री अकाल। ठीक चाहिए आ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। रितु आई है? ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਵਿੱਕੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਆਹੋ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿੱਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਰਗੀ ਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਢਾਹ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਜੂ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੁੱਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਫਿਰ ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹੀ ਬੋਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਰੀਲੀ ਨਾਈਸ, ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਈਸ ਗੱਲਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ, ਇੱਕਦਮ ਜਾਓ ਨਾ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। अच्छा। हाँ जी, जिंदगी च तुहानू भी बहुत गलत लोग भी मिले, बहुत लोगों ने अब्यूज़ भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी तुसी अज तक दूसरिਆਂ ਨੂੰ रस्ता दिखाने की गल करते हो, इन्नी शक्ति तुहाडे विच कित्थों आई? बिकी गल नहीं सुनदी इधर। मैं क्या इन्नी शक्ति तुहाडे च किवें आई, और तुसी कदे किताब लिखण बारे सोचिया? हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਬੁੱਕਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੁੱਕਾਂ ਲਿਖੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਵੇਂ ਲਿਖ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਵੇਂ ਲਿਖ ਲਵਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ 15 ਬੁੱਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦ ਦੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਠੀਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋਗੇ ਵੀ ਭੈਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਬਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ 2 ਸੀਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਵੀਆਂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਮੈਂ 2 ਬੁੱਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੈਟਸ ਨਾਈਸ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਡੱਬਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੌਂਡਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਚਾ ਪੱਪੂ। ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਚਾ ਪੱਪੂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਨਵੀਆਂ ਸੀ ਪੈਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਬਿੰਡਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਨਾਈਸ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਚਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਆ ਗਈ ਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੋਰ ਨਿਕਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿੱਕੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। अगले हफ्ते फिर आना। थैंक यू। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी। थैंक यू। सत श्री अकाल। बाय बाय। चरण कौर जी की आवाज़ अभी आपने सुनी। इनको त्याग मूर्ति कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और ये बहुत दानवीर हैं। ये हर किसी को उनके टेस्ट के हिसाब से छोटे छोटे प्रेजेंट्स देती हैं। आज से 16-17 साल पहले इन्होंने मुझे इतना बड़ा पॉन्ड्स टल्कम पाउडर का डब्बा दिया था। पहले मैंने वो बड़े आराम से मुंह पे लगाया, जब वो ख़त्म हो गया तो मैंने उसको फूलदान बना लिया। वो अभी भी मेरे ड्रेसिंग टेबल पर है, किसी दिन मैं दिखाऊंगा। आज प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम जी। गुड आफ्टरनून विक्की जी। जी कैसे हैं? बहुत अच्छा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नमस्कार।
जी जय गुरुदेव टू यू, कैसे हैं? मैं ਹੁਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। थैंक यू। ਤੇ ਰੀਤੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਹੈ, ਕੈਂਡੀਡ ਆ, ਫਲੂਐਂਟ ਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ 'ਚ। हाँ जी बिल्कुल। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। हाँ जी। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ। हाँ जी बिल्कुल। ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ। हाँ लियो, हाँ सारा कुछ मैं पूछूंगा ना, मैं ये पूछना ही सीगा। नहीं नहीं, मैं ये कहना कि फर्ज करो कोई आदमी है या औरत है, ਤੁਸੀਂ ਰੀਤੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੂਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਬੋਲ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਲਿਖਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਝੁੰਝੁਣੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੱਕੋ ਸਟਰੀਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਥ੍ਰੈਡ ਇੱਕ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟਰੀਮ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਡ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੀ ਸਟਰੀਮ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਬਸ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਨਰਵਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਆ? ਪਰਪਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਯੰਗ ਲਾਈਫ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਐਸੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਆਊਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਬੈਰੀਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਲੇਜ਼ਰ ਲਈ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਟਿੰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੜੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਹ ਲਿਖਤਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੜੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚੂਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਚ 'ਚ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ that should help। हाँ जी, की ख्याल है? अरे आवाज नहीं आ रही जी, सॉरी, किसी वजह से आवाज कट गई है, दोबारा कुछ क्या है? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਿਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। थैंक यू वेरी मच इंडीड, तुसी टेलीफोन किया। So kind of you, kind regard। थैंक यू वेरी मच इंडीड। रितु जी फिर भी आएंगी और फिर भी आप इनके साथ बात कर सकते हैं। 030077022246 टेलीफोन नंबर है। रितु जी समय तो ऐसे भागता जाता है कि पूछिए कोई ना। रितु मेरी बहन जैसी है, पहले दिन ही जब हमारी मुलाकात हुई थी तो ऐसे हुई, इसलिए मैं आपकी वजह से मैं आप कर रहा हूँ, वरना मैं तू करके बात करता हूँ। जी आगे ले मेहमान का स्वागत करते हैं। गुड आफ्टरनून, वेरी वेलकम। गुड आफ्टरनून जी। हेलो, गुड आफ्टरनून। हाँ भाई एजाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। लीजिए आज रितु से बात कीजिए। ये खातून जो है साथ बैठी हैं, इनको भी आदाब अर्ज़ कहता हूँ। वालेकुम सलाम। इन्होंने जो किताबें लिखी हैं, मुझे मैं अभी सोच रहा था कि कौन सी लैंग्वेज में है, ये गुरमुखी या हिंदी में है, क्योंकि मैं पंजाबी स्पीकर हैगा वहाँ, लेकिन मैंने उर्दू और इंग्लिश में सिर्फ पढ़ सकना, क्योंकि मैं खुद भी जो मैं स्टूडेंट लाइफ में आई वाज ए मैगजीन एडिटर ऑफ द कॉलेज मैगजीन, तो मैंने लिखने का शौक है, लेकिन मेरे प्रॉब्लम है कि मैं पंजाबी जी इंडियन गुरमुखी या हिंदी है वो पढ़ नहीं सकता, सिर्फ बोल सकना पंजाबी। ताही करके जज साहब ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਕ ਸੀ ਉਹ ਰਿਚ ਮੈਨਸ ਪੂਰ ਡਾਟਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ 33 ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ। ਦ ਨਿਊ ਵੂਮਨ
ਇਹ Amazon ਤੋਂ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਹੁਣ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨਡ ਕਾਪੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ 33 ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਕ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। kushalyauk.com ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੀ ਜ਼ਰਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? एक मिनट, हाँ जी, हुन देखो। हाँ जी, सॉरी, ये बेटर है हुन जी? आवाज थोड़ी आवाज थोड़ी सुननी ठीक हुई है। मैं क्या ਤੁਹਾਡੀ किताब अंग्रेजी च है या किस लैंग्वेज च है? हाँ जी, हाँ जी, अंग्रेजी च, हाँ जी, हाँ जी, ये अंग्रेजी में है जी। अंग्रेजी में? अच्छा अच्छा, हाँ जी, अंग्रेजी में है। आप अंग्रेजी में बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं, और जल्दी ही जब थोड़े बहुत ही किताबें बिकने लगेंगी तो ये तर्जुमा भी इसका पब्लिश कराएंगे। उर्दू में या कौन सी अपनी हिंदी लैंग्वेज में? तर्जुमा अलग अलग लैंग्वेज में होगा। और आपकी किताब इंटरनेट पे है? हाँ जी, अमेज़न पे। अमेज़न तो वहाँ अमेज़न पर है, तो वहाँ पर तर्जुमा तो वो कर ही देते हैं। नीचे लिखा होता है ना, वो दूसरी लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहें तो वो उसमें कर सकते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप आए। आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दी, इसलिए हम माजरत कहाँ हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते जरूर बात होगी। वो खेल रहे हैं तो उनकी वजह से हो सकता है कोई डिस्टर्बेंस हो। जी सॉरी अबाउट दिस, थैंक यू वेरी मच। आप आए, खुदा हाफिज़, थैंक यू। अभी एजाज साहब की आवाज़ अभी आपने सुनी। जैसे कि समय की बात हो रही थी, इतनी जल्दी वो पहिया घूमता है, तो आप पहले तो ये बताएं कि अगर आपकी किताबें लेनी है तो हम लें कहाँ से? अमेज़ॉन पे है द न्यू वुमन स्टोरीज ऑफ किन्सिगी एक्सपीरियंसेस। अमेज़ॉन पे है बुक। जो रिच मैन्स पुअर डॉटर और रिच मैन्स रिच डॉटर है वो जनवरी में रीलॉन्च हो रही है, तो वो भी अमेज़ॉन पे होगी। लेकिन अगर किसी को साइंड कॉपी चाहिए तो वो मेरी वेबसाइट से ritusharma.co.uk से या kushalyauk.com जो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट है, वहाँ से वो कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं एंड आई बी हैप्पी टू। हाँ ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी होगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, पता है आप इतनी लड़कियों को जानती हैं, इतनी दुखियारियों को आपने मैं वो वर्ड यूज़ करना चाहता हूँ हिंदी का, अबला को सबला बनाया। तो बहुत सी सबलाओं को आप जानती होंगी, तो कहीं आप मिलती भी होंगी, आपकी कोई मीटिंग होती होगी, कोई पार्टी होती होगी, आप कहीं हमें बुला सकें, हम उनको भी देख सकें। तो लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन है, तो ज़्यादा काम जो है मेरा कोचिंग का भी ज़्यादा काम जो है बिजनेस का, वो भी लेडीज़ के साथ है जी। तो वो सारा वुमेन ओरिएंटेड है और वुमेन एनवायरनमेंट में हम करते हैं। 7 अगस्त को आई एम सॉरी टू आस्क दिस क्वेश्चन। एक बार की बात है, इन्होंने फंक्शन किया, बड़ा बढ़िया फंक्शन था, व्हाटएवर, मैंने फोटो में देखी थी, इन्होंने मुझे नहीं बुलाया था क्योंकि वो लेडीज़ का फंक्शन, लेडीज़ का इवेंट था। और वो लेडीज़ इवेंट हम रिपीट कर रहे हैं अभी 7 अगस्त को विलन हॉल में है। और आपके पास इंफॉर्मेशन है तो अगर किसी को चाहिए तो वो पार्टी है, डिनर एंड डांस सिर्फ लेडीज के लिए, डीजे भी लेडी है हमारी, तो ऑल वुमेन एनवायरनमेंट है। तो हम इस किस्म के सोशल इवेंट्स भी कराते हैं जहाँ पे लोग अपने फ्रेंड्स के साथ आ जाते हैं, या फिर लेडीज़ को नई फ्रेंडशिप्स मिलती हैं, नेटवर्किंग का अपॉर्चुनिटी रहता है। तो पर लेडी से ही मिलेगी, आदमी नहीं होगा। आदमी नहीं। और इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि कई बार मेरे से डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि मुझसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और एक बार मुझे बहुत ना ऑलमोस्ट बुली किया गया था फेसबुक पे। तो एक जेंटलमैन थे, वो मुझे पूछते कि आप डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट काम करती हैं लेकिन आप खुद डिस्क्रिमिनेट कर रही हैं, और मैं समझती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। तो हम लोग एक विमेन एम्पावरमेंट इवेंट है जो ऑनलाइन चलाते हैं पर मंथ, 3rd थर्सडे ऑफ द मंथ। 2 हम लेट्स टॉक हैप्पीनेस इवेंट्स करते हैं फोर्टनाइटली, 1st and 3rd वेडनेसडे ऑफ द मंथ। अभी हम टाइम चेंज कर रहे हैं शाम का। उसका है कि सब लोग आए, अच्छी प्रैक्टिसेस सीखें, खुद को काम करना सीखें, मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ, ये सब। और उन्होंने एक और वो है नेटवर्कर, उन्होंने बहुत क्वेश्चन किया कि व्हाई डोंट यू अलाउ men need to be in the room, and I get it, men need to be in the room, men need to learn how to treat women। लेकिन सिर्फ वुमेन एनवायरनमेंट में कुछ है विकी कि लेडीज़ जो हैं वो बहुत कंफर्टेबल फील करती हैं। मान लीजिए बहुत ड्रेसअप होके ब्लिंग होके आएंगी, फ्रेंड्स के साथ रिलैक्स करेंगी, खाएंगी पिएंगी, डांस करेंगी, वो डिफरेंट एनवायरनमेंट है। अगर मेन होंगे तो यू हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ अ डिमीनर अराउंड मैन। तो इसमें ये नहीं है कि हम उनको मर्दों के खिलाफ भड़का रहे हैं या कुछ ऐसा, क्योंकि हमारा बिल्कुल अप्रोच नहीं है, विजन नहीं है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑल वुमेन एनवायरनमेंट हैज समथिंग इन इट दैट रिलैक्सेस वुमेन डाउन। That's right, yeah.
तो इसी क्वेश्चन के चलते हमने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसका नाम है Men Are From Mars। Men Are From Mars जी, तो वो हम फर्स्ट थर्सडे ऑफ द मंथ हमने वो स्टार्ट किया है और वो ऑनगोइंग है, जिसमें हम मेन स्पीकर्स को भी इनवाइट करते हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और ये वेलकम टू जॉइन अस। और जब ऐसा होता है तो हम कॉमनैलिटीज़ देखते हैं कि जो स्ट्रगल्स हैं, क्योंकि जब मैं अपने बबल में थी ना विकी, मैं सोचती थी कि मैं बड़ी यूनिक हूँ कि मुझे ऐसी स्ट्रगल्स मिली, मेरी किस्मत, जैसे आप कह रहे हैं ना हम लोग बड़ा अच्छा फेस लगा के बाहर घूमते, तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। तो मैंने नहीं देखी थी लेडीज़ या उनकी स्टोरीज़, मुझे नहीं पता थी कि ये कितना कॉमन है ये विमेन को डिग्रेड करना, उनको डाउनग्रेड करना, उनको कंट्रोल करना। तो मुझे लगता था मैं बड़ी एक्सक्लूसिव हूँ और मैं बड़ी अपसेट थी इस बात से कि भगवान ने मुझे किस बात के लिए पनिश किया है। मैं थोड़ा सा अपने बबल से बाहर निकली तो मुझे लगा है ये तो एशियन कल्चर का पार्ट है, हम सारी एशियन लेडीज इसके थ्रू जाती हैं, बहुत सारी। अगले मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून विकी। आपके लिए रितु जी को यहाँ बुलाया गया है। आपने वो बात मुझे की थी राइटिंग की और अभी प्रोग्राम में सबसे पहले मैंने आपका नाम भी लिया था। I see. तरसेम जी फ्रॉम रेड। विकी जी, मैं तो स्टोरी राइटिंग लिखना चाहता हूँ, तो रीटा शर्मा जी आपको कंग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ। अभी आप जेंट्स का फंक्शन जरूर एक अरेंज करना। थैंक यू वेरी मच। अब नहीं, आप इनसे बात करके तो जाइए, आज मेरी छुट्टी है, आज इनका शो है। रितु जी, आपने जो ये फंक्शन आप टेलीविजन पर आए तो आपका बहुत धन्यवाद है। जो आप बातें करते हैं तो पब्लिक के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। Keep it up. Thank you so much. Thank you. Really appreciate it. Thank you. Thank you very much indeed. आपने टेलीफोन किया बेडफोर्ड से, तरसेम जी की आवाज़ अभी आपने सुनी। हाँ जी, आप बता रही थी। तो मैं ये कह रही थी कि जब फिर मैं अपने बबल से थोड़ा और आगे निकली तो मुझे पता लगा कि सिर्फ ये एशियन कल्चर में नहीं है, ये बहुत सारे डिफरेंट अफ्रीकन कल्चर में बहुत है, इवन इंग्लिश लोगों में है, जहाँ विमेन और काइंड ऑफ पंच बैग टाइप ट्रीट किया जाता है। और ये नहीं कह रही हूँ कि कल्चर स्पेसिफिक है, कल्चर स्पेसिफिक नहीं है, ये पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। और हम इसको नाम टैग डिफरेंट दे देते हैं, हमें लगता है हम एशियन हैं या हम पंजाबी हैं इसलिए हमारे साथ हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं, ये मेंटालिटी है। इतना भी शुक्र है कि वो जिंदा बच जाती है अपनी कहानी। अब मैं उस बबल से थोड़ा और बाहर निकली विकी, तो मुझे ये भी समझ में आया कि अब्यूज़ जो है वो एक्सक्लूसिवली वुमेन के लिए नहीं है, मैनी मेन गो थ्रू अब्यूज़ एज वेल। और इसीलिए हम जेंडर पे फाइट नहीं कर रहे हैं कि हम ज़्यादा बेहतर हैं और मर्द सारे क्रूल हैं और बहुत ज़्यादा, ऐसी बिल्कुल हम जो कौशल्य यूके के थ्रू जो काम हो रहा है, अब्यूजर विमेन भी होती हैं। एग्जैक्टली। तो जो कौशल्य यूके के थ्रू जो काम हो रहा है वो सिर्फ इस चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए हो रहा है कि किसी को भी अब्यूज़ नहीं किया जाए। ये हमारा जो सारा काम है वो एजुकेशन मॉडल्ड है और उसका रीज़न ये है, एक तो ये कि मेरा अपना बैकग्राउंड एजुकेशनल है, मैं एजुकेटर रही हूँ, मैं टीचर थी, पूरा मेरा करियर जो था वो टीचिंग के अराउंड था इससे पहले, लेकिन अब मैं सब कुछ जो है मेरा वो वुमेन एम्पावरमेंट के अराउंड है। तो वहाँ से जहाँ से मैं आई हूँ मुझे ये चीज़ की तो अच्छे से समझ है कि एजुकेशन से बड़ा कोई टूल नहीं है चेंज के लिए, कोई वेपन नहीं है फाइट करने के लिए। आप 100 बाहर निकल के शोर मचाओ, स्लोगन्स चिल्लाओ, जो मर्जी, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऊपर वाले ने आपको एक स्पेशल चीज़ दी है कि आप समझती हैं। ये समझ किस उम्र से आनी शुरू हुई? अपार्ट फ्रॉम दादी, कौशल्या जी को आपने देखा, उनसे इंस्पिरेशन ली, लेकिन उसके बाद फर्स्ट कोई ना कोई ऐसी होगी जिसको देख के आपको कुछ वो समझ आई जो दूसरों को समझ नहीं आ रही थी। मुझे ये नहीं पता है कि दूसरों को समझ नहीं आ रही थी या दूसरे डिनाइल में थे, कुछ दोनों चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि अगर आप घर में बच्चे हैं, लड़की है, लड़का है, और लड़के के लिए आप ज़्यादा वो बड़ी लवी डवी हो रहे हैं और बेटी को आप साइडलाइन कर रहे हैं और आप उसकी ज़रूरतों से मतलब मटीरियल ज़रूरतों से नहीं, अफेक्शन, इमोशनली आई वॉज डिप्राइव्ड, अगर मैं ये कहूँ तो ये एग्जैजरेशन नहीं होगा। और मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं दे रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे पेरेंट्स या मेरी फैमिली बहुत हॉरिबल थी, वो अच्छे लोग थे, दे मेंट वेल, दे डिडंट नो एनी बेटर, राइट। मेरे डैड इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट थे, पर वो बहुत कल्चरली स्टक थे। वो समझते थे कि ये लड़की में कुछ डिफरेंट है, ये कुछ अच्छा बड़ा कर सकती है लाइफ में, लेकिन वो इस बात से डरते थे
तो मैं उनकी इमोशन बिल्कुल समझती हूँ और अप्रिशिएट करती हूँ कि एज अ फादर ही वाज प्रोटेक्टिव ऑफ मी। सभी देखने वाले भाई और बहनों को मैं बताना चाहूँगा कि रितु जी कास्ट सिस्टम में बिल्कुल बिलीव नहीं करती। जो अभी इन्होंने फादर की बात की थी वो कल्चर की बात की थी, कास्ट की कोई बात नहीं की। नहीं, कास्ट में मैं बिल्कुल बिलीव नहीं कुछ बहनें आप तक नहीं पहुँच सकीं, वो मर गईं। मरी हुई बहनों के नाम से कभी कुछ आप लिखेंगे, या जो मर गई? क्योंकि मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, पिछले हफ्ते की बात है, इंडिया में एक लड़की से दहेज की डिमांड की गई। वो लोग देते रहे, फिर जिस दिन वो नहीं दे सके उस दिन उन्होंने उस 1 साल हुआ था लड़की की शादी को, और वो प्रेग्नेंट थी 4 महीने की, और 4 महीने की प्रेग्नेंट लड़की को मार के उसकी इतने छोटे टुकड़े किए कि जिस खेत में वो टुकड़े फेंके थे उसमें से झोलों में भर भर के वो बॉडी के टुकड़ों को घर लाया गया। जब उसमें से कुछ टुकड़े गायब थे, जब अरेस्ट किया गया लोगों को, उन्होंने कहा कि कईयों कुछों को हमने जला दिया, कुछ को जानवरों को खिला दिया, ये कुछ बच गए। कुछ ऐसी बहनें भी हैं जो आप तक नहीं पहुंच सकती। तो मेरा क्वेश्चन ये है विकी कि वो लड़की उस स्टेज तक कैसे पहुंची कि उसके इन-लॉज को लगा कि इसको मार देते हैं? कहाँ जाते? पेरेंट्स कहाँ थे? कहाँ जाते? भाई कहाँ था? अब भाई कौन पूछता है? फिर ये एजुकेट, भाइयों को ऐसे एजुकेट करना चाहिए कि अगर बहन को कोई प्रॉब्लम है तो भाई बहन को इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि उसको किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े, जो एजुकेशन के थ्रू पॉसिबल है। क्यों लड़की को ऐसा लगता है कि उसको एक ससुराल की और हस्बैंड की, और मैं बिल्कुल इसको ही नहीं कह रही हूँ कि फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं होती है, अगर मैं किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में रेट करती हूँ और इम्पोर्टेंस देती हूँ तो वो फैमिली है। क्योंकि जिन लोगों में आप पैदा हुए होते हैं वो इनहेरेंटली आपके जो उनके साथ बॉन्डिंग है उसको कोई मैच नहीं कर सकता। हाँ, आप हमेशा उनसे प्यार करते हैं रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर, राइट? तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फैमिलीज छोड़ के लेडीज आ जाइए क्या, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है तो आप खुद को इतना एम्पावर कीजिए कि किसी को ये ना देखना पड़े कि ओ ये हम पे डिपेंडेंट है इसलिए कहीं नहीं जा रही है। हमारे इंडियन कल्चर में दैट इन्वॉल्व्स एवरीथिंग, एवरीबॉडी, ऑल कास्ट, क्रीड्स, एवरीथिंग। हमें कुछ चीज़ें ना समझने के लिए ट्रेन किया जाता है, मेंटली कंडीशनिंग की जाती है। तो वो सारे कुछ को आप कैसे तोड़ देती हैं? अभी कुछ दिन पहले का मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। एक लड़की एक टेलीविज़न पर, वो जो राइटर का आपने नाम लिया था जिनको मैं मिला हूँ, समझ गई ना? शिव कुमार बटाली। हाँ जी, बिकॉज मैं पंजाबी नहीं हूँ तो मुझे फिर वो उन लोगों के नाम याद नहीं रहते। मेरे लिए अपने हिंदी हरियाणा के नाम ज़्यादा ईजी है याद रखने। एंड तो वो एक स्पेशल प्रोग्राम शिव कुमार बटालवी पर कर रही थी, तो मैंने उनको कांटेक्ट किया। मैंने उनको कहा कि मैं शिव कुमार बटालवी जी से मिला, तो और मेरी उनके साथ बातचीत हुई। सो देयर आर नॉट मैनी पीपल इन इंग्लैंड जो उनसे मिले हैं। मेरे पास फोटो भी। तो वो कहने लगी दैट्स नाइस। मतलब उसको समझ ही नहीं आई, उसको क्लिक ही नहीं हुआ कि भाई मैं इससे बात करूं, शिव कुमार बटालवी के बारे में बात करूं, इसको बुलाऊं कि भाई ये देखो ये तो मिला है उनसे, तो पूछूं कैसे लगते थे, क्या करते थे, जो ऐसी बातें थी। तो आप कैसे क्लिक कर लेती हैं और लोग क्लिक नहीं कर सकते? अभी ये इस बात को एक्सेप्ट करने का नतीजा है कि मैं एक ही हूँ। आई एम ओनली वन, सो आई कांट डू एवरीथिंग। ये एक्सेप्टेड है। लेकिन जो मेरे बस में है, अगर मैं उससे भी मुंह फेर लूँ तो मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हूँ। तो ये ओवरनाइट तो कुछ नहीं हुआ विकी। मैं बहुत डिसएम्पावर्ड थी एक टाइम पे। मैं इतनी ज़्यादा डिसएम्पावर्ड थी कि मैं सुसाइडल थी। मैं लाइफ में 2 बार बहुत सुसाइडल थी। एक बार मैं पहली बार जब थी मैं सिर्फ 21 ईयर्स की थी, और दूसरी बार मैं सुसाइडल थी तो जब मेरा डिवोर्स का सिचुएशन बन रहा था, 36 ईयर्स की थी मैं बहुत बुरी तरह से तब सुसाइडल थी। लेकिन इतने करीब आने के बाद जब आप वो एक्सपीरियंस करते हैं तो आप इतने बॉटम पे होते हैं ना, जबकि आप उससे नीचे नहीं जा सकते हैं, तो आप सिर्फ ऊपर बाउंस कर सकते हैं। मदर टेरेसा थी, उन्होंने गरीबी के लिए बहुत कुछ किया जी, लेकिन गरीब और गरीबी वहीं की वहीं। आज से आने वाले कुछ सालों के बाद क्या आप सोचती हैं कि आपके इतने एफर्ट्स के बाद देयर विल बी सम चेंज इन द सिचुएशन ऑफ विमेन? अगर ये सारे एफर्ट्स के बाद विकी, अगर 5, 2, 1, 10, 20 लेडीज़ भी अपने आप को समझ लें और उनको लगे कि नहीं, मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल लेके उसको अच्छी डायरेक्शन दे सकती हूँ, खुद को एम्पावर कर सकती हूँ और एक हैप्पी लाइफ क्रिएट कर सकती हूँ खुद के लिए, तो
आई थिंक द पर्पस इज सर्व्ड। अगर एक भी लेडी, और ये 33 लेडीज़ हैं, इन सब ने बहुत कुछ सहा है और वो सहने के बाद अब वो एम्पावर्ड हैं और अब वो दूसरों को हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो अगर ये चेन रिएक्शन है ना, अगर मैंने इन 33 में कुछ कंट्रीब्यूट किया या इन्होंने आगे एक एक को कंट्रीब्यूट किया, फिर उससे आगे, तो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल है जी। लेकिन ये जो हमारी बात आज भी बनी हुई है कि अर्थी पे जाओ, मतलब डोली में जाओ तो अर्थी में आओ, ये बात आज भी ख़त्म नहीं हुई है। सती प्रथा आज भी है। रियली? अभी भी लोग जलते हैं। अच्छा। अभी भी खबरें भी आती है डीप इंटीरियर राजस्थान में से, तो उस चीज़ को होली माना जाता है, तो इवन पुलिस प्रोटेक्ट द अब्यूजर। रियली? हाँ। सो आप क्या सोचती हैं कि आदमियों के दिमाग में जो औरत की पोजीशन है, विल दैट एवर चेंज? Even I'm talking about English people as well. They are the same. Change हो सकता है, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। इसको हो सकता है 2-3 सेंचुरीज लग जाएं। इमीडिएट चेंज आई डोंट एक्सपेक्ट टू सी के सोच चेंज हो जाएगी। सोच तो तब चेंज होगी अगर ग्रास रूट लेवल पे हम हर एक इंसान को इस बात के लिए एजुकेट करें। जैसे पुराने ज़माने में मानते थे ना कि औरत जो है उसकी वजह से बच्चे का सेक्स डिटर्मिन होता है, तो जो औरत लड़कियां पैदा करती थी उसको मार देते थे। तो एजुकेट होके अब ये डिफरेंस आ गया कि नहीं, लड़कियों को भी मार देते थे, लड़कियों को भी मार देते थे, माँ को भी मार देते थे, लड़कियों को तो बिल्कुल मार देते थे। तो एटलीस्ट अब एजुकेशन से ये डिटर्मिन हो गया कि ये सही सोच नहीं है। तो हम होप करें कि आगे आगे ग्रेजुअली धीरे धीरे करके ब्लॉक बाय ब्लॉक हम चेंज ला सकते हैं। राइट। सो अ डे विल कम कि औरत और आदमी विल बी इक्वल, गॉड विलिंग। रितु जी, थैंक यू वेरी मच इंडीड। आप आई, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। आपका बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने इंस्पायर किया कि मैं रितु जी जैसे राइटर्स को यहाँ पर लेकर आऊँ। और मोमी जी का बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने कि इस प्रोग्राम को सामने लाने के लिए भरसक प्रयत्न आपकी सेवा में किए। अगले हफ्ते आज ही के दिन आज ही के समय एक बार फिर से मुलाकात होगी। जब तक हम लौट कर ना आए तब तक के लिए जय गुरुदेव।